हेलो स्टूडेंट्स, मंडे के टेस्ट का पढ़ाई हो गया है क्या? ओके, देखो लास्ट टाइम हमने केमिकल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस किए थे कल। अभी आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट्स द टी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिकली ये अगेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक से है और इसका एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन तो इसके ऊपर होते ही है। ओके ओके, तो सबसे पहले पहले जो है वो एग्जैक्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है? क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है बेसिकली, अगर इनका हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे, क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो दिस विल बिकम अ, जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल अगर देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में टोटल वी हैव 4 ब्लॉक्स। ओके, हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक्स है और अगर 4 ब्लॉक्स है तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एस ब्लॉक है, राइट हैंड साइड पे पी ब्लॉक है, बीच में जो है वो टी ब्लॉक है एंड डी ब्लॉक में ही एफ ब्लॉक वहां पे प्रेजेंट है। ओके, जो कि एक्सपांडेड फॉर्म में हमने पीरियोडिक टेबल के नीचे दिया है। क्या एक्सपांडेड फॉर्म में पीरियोडिक टेबल के नीचे दिया है? और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? मतलब पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। लेकिन एग्जैक्टली डी ब्लॉक किसको बोलते हैं? तो जो उसका पेनल्टीमेट शेल होता है, क्या पेनल्टीमेट शेल होता है, उसमें अगर डी और बैटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और इसका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लेंगे, क्या लेंगे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लेंगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP या 1 to 2 भी ले सकते हैं। दैट्स द NS2 NP, सॉरी ND है ये, N-1 N-1 D 1 to 10।
ओके, तो ये बेसिकली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजिशन सीरीज का स्टडी करते हैं, ओके, या एक ही सीरीज का स्टडी करते हैं, बाकी किसी का स्टडी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं, क्या जैसे हम नीचे चले जाते हैं वैसे दे विल शोज अ सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्या वो क्या करते हैं वहां पे? सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब हम सिर्फ एक पीरियड के प्रॉपर्टीज से हम बाकी सभी पीरियड्स के प्रॉपर्टीज वहां पे डिसाइड कर सकते हैं या डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? तो ये जो स्कैंडियम टू जिंक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज या ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं? तो ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स एक तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ एस ऑर्बिटल के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज पी ऑर्बिटल के भी शो करते हैं। क्या कुछ प्रॉपर्टीज क्या करते हैं? पी ऑर्बिटल की भी शो करते हैं। और अगर पी ऑर्बिटल की शो करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? दैट्स द दे आर इन बिटवीन द बोथ ब्लॉक्स। और अगर दोनों ब्लॉक के बीच में है, क्या दोनों ब्लॉक के बीच में है, तो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, मतलब ट्रांजिशन इन द सेंस दोनों के बीच का। और अगर बीच का है मतलब जैसे लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक है, तो जो अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स है कुछ प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक के जैसे शो करते हैं। ओके, जैसे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। ओके, उसके अलावा राइट साइड में पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक के जैसा भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोवैलेंट डेटिव बॉन्ड है। तो वो बनाने का काम क्या करते हैं? हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स करते हैं। इसीलिए हम इसको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। और अगर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं तो बेसिकली देखो टोटल 3 ट्रांजिशन सीरीज हैं। ओके, मतलब स्कैंडियम टू जिंक को हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज करते हैं, कंसिडर करते हैं। ओके, इटरबियम टू कैडमियम सेकंड ट्रांजिशन कंसिडर करते हैं। ल्यूटेशियम टू मर्क्यूरी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कंसिडर करते हैं। ओके, और ये जब देखते हैं तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो जो प्रॉपर्टीज और जैसे जैसे वो शो करते हैं वही सेम प्रॉपर्टीज आर शोन बाय द सेम एलिमेंट्स और ग्रुप एलिमेंट्स। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी स्कैंडियम यहाँ पे शो कर रहा है तो वही प्रॉपर्टी इटरबियम शो करता है, वही प्रॉपर्टी ल्यूटेशियम शो करता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे आर सेम। क्या दे आर सेम, दैट्स व्हाई दे विल शो द सेम प्रॉपर्टीज या सेम वहां पे ये करते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज अगर लेते हैं तो 3D सीरीज है, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। ओके, एक्टिनाइड वाला जो है वो 60 है। क्या 60 है? लेकिन वही अगर स्टार्टिंग एलिमेंट ये है और एंडिंग एलिमेंट क्या है, ये है। ओके, उसके बाद में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है, बस देयर इज अ चेंज इन ओनली ऑर्बिट। ओके, सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट चेंज हुआ है, बाकी वहां पे क्या होगा? सेम एज इट इज रहेगा। क्या सेम एज इट इज रहेगा? मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे सेम होंगे। इसीलिए इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, NS1 to 2 N-1D1 to 10, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स? ओके, अगेन ये जो जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इनके इसमें डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, मतलब जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन दे आर नॉट कंसिडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल है ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। और अगर पूरा का पूरा भरा हुआ है तो वहां पे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है डी ऑर्बिटल में, इसलिए वहां पे वो जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स हम नहीं बोलते हैं। क्या ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोलते हैं? ओके, तो दिस इज अबाउट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड by using that general electronic configuration we can write any electronic configuration of any element.
ओके एंड जैसे अगर आप देख रहे हो, ओके यहाँ पे स्कैंडियम से लेके जिंक तक जो डी के इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्या जो डी के इलेक्ट्रॉन्स है, देखो जो उनका काउंट है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब स्कैंडियम अगर देखेंगे तो डी में एक इलेक्ट्रॉन है, टिटेनियम देखेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन है, वैनेडियम देखेंगे तो थ्री है। ओके बस ये एक्सेप्शन है, क्रोमियम एंड कॉपर, ये दो एक्सेप्शंस है। ओके क्यों? क्योंकि इसमें जो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो डी में शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट हो जाता है? टू मेक द ऑर्बिटल हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड। ओके हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड करने के लिए वहां पे ये करते हैं। तो मैग्नीज अगर लेंगे तो डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, इधर 7, इधर 8, इधर 10, और इधर भी डी ऑर्बिटल में 10 होते हैं, इधर भी क्रोमियम में कितने होते हैं? 5 होते हैं। ओके तो ये आपको बेसिकली याद रखना है। मतलब अगर सपोज मैंने आपको पूछा कि भाई मोलिब्डेनम में एग्जैक्टली मोलिब्डेनम में डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने होंगे? दैट विल बिकम अ सेम एज अ क्रोमियम। मतलब डी ऑर्बिटल में 5 होंगे एंड एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। ओके क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, इट विल शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। वो क्या करता है वहां पे? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है। क्या करता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है। अभी देखो नेक्स्ट जो है दैट्स अबाउट द ओवर्स। क्या? ओवर्स। अभी ये जो अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स वहां पे क्या है, यहाँ पे मेटल्स है एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट। ओके मतलब नेचर में अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कैसे? तो देखो अगर सपोज आपने छोटा सा मैग्नेट ले लिया और मैग्नेट मिट्टी में डाल दिया। ओके तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है? जो मिट्टी है, ओके वो मिट्टी क्या होती है? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। और अगर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसका मतलब उस मिट्टी में क्या है? एक तो मैग्नेट है, ओके, या सिंपली क्या है? आयरन है। क्या है? आयरन है, Fe है। और वो जो Fe है, ओके वो जो Fe है दैट्स प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट। क्या? दैट्स प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट। और अगर वो कंबाइंड स्टेट में है, क्या कंबाइंड स्टेट में है, ओके तो दैट्स वी कैन कॉल इट एज ओवर्स। ओके या एक्चुअली उसको हम मिनरल्स बोलते हैं, लेकिन ऐसे मिनरल्स जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर बोलते हैं। ओके तो जैसे कि अगर स्कैंडियम लेते हैं तो स्कैंडियम इज प्रेजेंट विद द सिलिका ऑक्साइड। ओके उसको हम क्या बोलते हैं? दैट्स थ्रोट विटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोट विटाइट बोलते हैं। ओके उसके बाद में टिटेनियम अगर लेते हैं तो FeTiO3, दैट्स द इल्मेनाइट, वहां पे उसका उसका नाम है। ओके वैनेडियम अगर लेते हैं तो दैट्स द वैनेडीनाइट है। ओके मतलब ऐसे मल्टीपल ओवर्स वहां पे क्रोमियम के हैं, मैग्नीज के हैं। ओके इसके अलावा Fe अगर लेते हैं तो बेसिकली Fe, कॉपर, जिंक इनके हमें इंपॉर्टेंट है, बाकी इनके कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतने कुछ। ओके या जैसे कि अगर यहाँ पे क्रोमाइट ओवर जो है वो क्रोमाइट ओवर हम KMnO4 वगैरह फॉर्मेशन में इस्तेमाल करते हैं। ओके KMnO मतलब क्रोमियम का एक याद रखो आप। ओके उसके बाद में Fe का एक याद रखो, Fe का एक याद रखो, उसके अलावा कॉपर का एक याद रखो। बाकी अगर आपको याद नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा। ओके इसके अलावा जिंक एक है जिसको जो आपको याद होना चाहिए। ओके तो दिस इज अबाउट द ओवर्स। ओके एंड ओवर्स मतलब क्या होता है? दैट्स द कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली। ओके मतलब मेटल जिस मिनरल से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या करते हैं उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? दैट्स ओवर बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो देखना है अपने को, जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। ओके तो सबसे पहला जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। ओके मतलब वहां पे दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल और दे प्रोवाइड इट्स वैकेंट डी ऑर्बिटल। उसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं? वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? दैट्स या इट आल्सो कॉल्ड एज अ कोवैलेंट डेटिव बॉन्ड। क्या उसको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। ओके कोवैलेंट डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो कोवैलेंट डेटिव बॉन्ड है इसमें क्या होता है?
अनइक्वल शेयरिंग होता है। अनइक्वल शेयरिंग मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट वहां पे शेयर करता है। क्या करता है? दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट वहां पे शेयर करता है। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट अगर शेयर करेगा तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? कोवालेंट डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। एंड ये जो है, ये यहाँ पे मेटल जो है वो आप बनाते हैं। ये जो मेटल्स है, ओके, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ये थोड़े कैसे हैं? ज्यादा है। ओके, क्या मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ओके, उसके बाद में इन मोस्ट ऑफ द कैटायंस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स दे आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो कैटायंस होते हैं, ओके, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स के जो कैटायंस होते हैं उनमें क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी वजह से दे विल शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आल्सो। क्या क्या शो करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी वहां पे शो करते हैं। उसके अलावा दे शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जैसे कि हाई डेंसिटी, malleability, ductility, possesses a metallic luster, good conductors and good conductor of heat and electricity, except zinc, cadmium, mercury and Cn। ओके, तो ये मेटल्स यहाँ पे वहां पे ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते, लेकिन बाकी जितने भी है वो हाई डेंसिटी, malleability, डक्टाइलिटी या मेटेलिक लस्टर जो है ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, तो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में दे फॉर्म द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें भी हम क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। ओके, क्या स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है? एंड दे हैव द कैटालिटिक प्रॉपर्टी। क्या उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कैटालिटिक नेचर की होती है। मतलब दे एक्ट एज ए कैटालिस्ट। और आपको पता है जो कैटालिस्ट है वो कैटालिस्ट क्या करते हैं? जो रिएक्शन है वो रिएक्शन फास्ट करने का काम करते हैं। क्या फास्ट करने का काम करते हैं? तो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके अलावा यस, अभी देखो जितने भी अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या जितने भी अपने मेटल्स हैं, दे हैव अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट। स्पेसिफिक अरेंजमेंट मतलब ये जो है ये क्रिस्टलाइन मेटल्स बोल सकते हैं हम इसको। क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टलाइन मेटल्स बोल सकते हैं। और ये जो क्रिस्टलाइन मेटल्स है या क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्या होता है? क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्या होता है? जिनमें पार्टिकल जो है, क्या पार्टिकल जो है वो पार्टिकल कैसे होते हैं? पार्टिकल कैसे होते हैं? दैट्स जो भी पार्टिकल्स हैं या हैज रेगुलर अरेंजमेंट। क्या उनके बीच में क्या होता है? एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और अगर रेगुलर रेगुलर अरेंजमेंट अगर होगा, ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कैन कॉल्ड इट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसकी वजह से दे हैव अ स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? एंड इसकी वजह से अगर वो स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वहां पे बियर करते हैं, क्या करते हैं? स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बियर करते हैं, तो वहां पे हम उसको क्या कंसिडर करते हैं? दे हैव द they have the larger melting point as compared to the other elements। ओके, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है, क्या ये जो है बेसिकली टिटेनियम टू क्रोमियम वहाँ पे इंक्रीज होता है, क्रोमियम से मैग्नीज डिक्रीज होता है, मैग्नीज से फेरस वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद में अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है और कॉपर के लिए नीचे जा रहा है। ओके, तो अब देखो इसको याद रखने के लिए, क्या याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन यूज लाइक दिस, मतलब जस्ट सिंबल याद रख लो। ओके, क्या सिंबल याद रख लो। और सिंबल सिंबल में क्या करना है आपको? यहाँ पे जैसे कि कॉर्नर्स जो है या इसके जो पॉइंट्स है ये आपको याद रखने हैं। जैसे कि स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट कहाँ से हुआ? टिटेनियम से होगा। ओके, उसके बाद कम हो गया, उसके बाद बढ़ गया, उसके बाद कांस्टेंट है, एंड उसके बाद वो और डिक्रीज हो गया। ओके, तो ये जो इंटरसेक्शन के जो पॉइंट्स है, ओके, इंटरसेक्शन के पॉइंट्स आपको याद रखना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे टिटेनियम है, क्या टिटेनियम है, क्रोमियम है, ओके, ये मैग्नीज है, ओके, फेरस है,
ओके, एंड सीधा सीधा लास्टली क्या है, कॉपर है। ओके, मतलब ये जैसे हम इलोंगेटेड एम बोल सकते हैं ना, उस टाइप का अरेंजमेंट है, क्या है, उस टाइप का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हो, उसको याद रख सकते हो। वैसे ही इधर का भी है, देखो क्या इधर का भी है, इधर का भी है। ओके, दैट्स अगेन जिरकोनियम टू मोलिब्डेनम। ओके, मोलिब्डेनम से टेक्नीशियम नीचे आ रहा है, रुथेनियम ऊपर जा रहा है, एंड Ag जो है वो अगेन नीचे जा रहा है। दैट्स अगेन मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एंड वही अगर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज अगर लेते हैं तो इट्स सिंपली वी। ओके, उल्टा वी ले सकते हैं हम इसको। उल्टा वी में हाफनियम, टंगस्टन, एंड टंगस्टन के बाद EU, दैट्स अ गोल्ड। ओके, मतलब जस्ट वो पॉइंट्स एंड वो जो सिंबल है, वो सिंबल याद रख के हम उसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। मतलब जो ट्रेंड है या जो ऑर्डर है, इसी से हम क्या, हमें क्या करना है, याद रखना है। ओके, क्योंकि हर बार अगर हम ट्रेंड देखने जाएंगे कि भाई लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो दैट्स नॉट एप्लीकेबल थ्रू आउट। ओके, सभी जगह पे वो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसलिए हमें इस तरीके से उसको याद रखना है। ओके, उसके बाद में मतलब बेसिकली सॉलिड स्टेट में ही वहां पे ज्यादा होता है। ओके, एंड इसका रीजन जो है, रीजन दैट्स द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहां पे चेंज होते हैं, उसकी वजह से वहां पे जो हमें चेंज जो है वो वहां पे मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो दैट द आयोनाइजेशन एनर्जी है। और ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी वहां पे लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी है। ओके, तो ये हमें वहां पे देखना है उसका कि एग्जैक्टली आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होता है या क्या होता है। ओके, तो कैटा उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और जैसे हमें पता है कि ये जो साइज है, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, क्या लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। जो जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, उसका क्या होता है, वहां पे इंक्रीज होता है। ओके, उसकी वजह से उसका साइज भी क्या होता है, वहां पे डिक्रीज होता है। और अगर साइज डिक्रीज होता है, क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। ओके, तो ऑटोमेटिकली वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो लगने वाला एनर्जी है, वो वहां पे क्या लगने वाला है, ज्यादा लगने वाला है। ओके, क्योंकि सपोज ये टिटेनियम का साइज है, और सॉरी ये स्कैंडियम का होगा, और लास्टली क्या होगा, ये जिंक का होगा। और अगर ऐसा है, साइज अगर डिक्रीज हो रहा है, क्या साइज अगर डिक्रीज हो रहा है, ओके, तो उसके लिए जो लगने वाला आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल है, वो भी वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, अगेन यहाँ पे जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम लेते हैं, तो एटॉमिक नंबर एंड इसी से हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, अगेन इसके लिए देखो, मतलब अब ये उतने शार्प्स नहीं है, क्या उतने शार्प्स नहीं है। ओके, लेकिन हम इनको क्या करेंगे, वहां पे शार्प कंसिडर करेंगे। ओके, जैसे कि टिटेनियम, क्रोमियम, उसके बाद ऊपर Fe है, एंड सबसे नीचे क्या है, दैट्स द कॉपर है। ओके, मतलब थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो अगेन ये जो शेप है, ये हमें क्या करना है, याद रखना है। ओके, इसके अलावा जिरकोनियम टू पैलेडियम, ये थोड़ा पहले तो कांस्टेंट रहता है, उसके बाद थोड़ा इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज होता है। दैट्स आयोनाइजेशन। ओके, वही अगर ये लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कैसा है, दैट्स रैंडम बिहेवियर है। और अगर रैंडम बिहेवियर है, ओके, तो अगेन इट्स लाइक सिमिलर टू एम, क्या सिमिलर लाइक द एम की तरह ही वहां पे है, हाफनियम, टंगस्टन, रिदेनियम, उसके बाद में इरिडियम, इरिडियम के बाद गोल्ड। ओके, तो अगेन इसको इस तरीके से आपको कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, मतलब बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं पे भी हमें जो ट्रेंड है वो फॉलो होते हुए ऑब्जर्व नहीं होता है। ओके, कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे डिक्रीज होगा, कहीं पे इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से वहां पे क्या होता है, चेंज होता है। और अगर चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, वहां पे कंसिडर करते हैं। ओके, उसके बाद में
वही दिया है, फर्स्ट आयनाइजेशन इंक्रीजेस बट इंक्रीज इन द वैरिंग ऑर्डर। ओके, मतलब इंक्रीज वैरी और वैरी ऑर्डर होता है। और इसका रीजन क्या है? दैट्स द जो डी एंड एफ और बैटल है, उनका क्या होता है, बहुत पुअर शील्डिंग होता है। पुअर शील्डिंग होने की वजह से वहां पे क्या होता है, वहां पे वो जो है क्या, वो जो है वो वहां पे क्या करते हैं, स्मॉलर साइज शो करते हैं, या वहां पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो वहां पे क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? डोमिनेंट हो जाता है। क्लियर है? ओके, उसके बाद में दैट्स एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम लेते हैं। ओके, क्या आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर लेते हैं तो बेसिकली अगर किसी एलिमेंट का थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी अगर हमें देखना है तो वो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, या इतना इसका कुछ मतलब इस्तेमाल नहीं है। ओके, मतलब एप्लीकेशंस में बेसिकली ये सभी के सभी मेटल्स हैं, और अगर सभी के सभी मेटल्स है तो दे हैव ऑल टेंडेंसी टू मूव द इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी हम उसको बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो वहाँ पे वो बताते हैं। ओके, तो बेसिकली ये है। उसके अलावा अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद में ऑब्जर्व फर्स्ट एंड बट इंक्रीज इन नॉट वेरी रेगुलर, दैट्स अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। ओके, अगेन ये क्वेश्चंस आप बाद में देख लो। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एटॉमिक रेडियस। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लेते हैं तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अभी देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होता है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल चार्ज ले सकते हैं या एक्चुअल चार्ज ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एक्चुअल चार्ज या हाइपोथेटिकल चार्ज ले सकते हैं। ओके, तो दिस इज द बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे विल शोज अ वैरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि स्कैंडियम है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैसे डिसाइड किया है। देखो, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2 है, और अगर 3d1 है तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन s के पहले देगा। और एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखना है, जब भी आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट पर्पस, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल। मतलब सबसे पहले 4s से स्टार्ट करो। जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको पॉसिबली निकालना है, क्या पॉसिबली आपको निकालना है, ओके, उतने सबसे पहले 4s से निकालो, उसके बाद 3d से निकालो। क्या उसके बाद 3d से निकालो? ओके, मतलब अगर रिक्वायर्ड है तो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4s में से दो चले गए। क्या 4s में से दो चले गए? और अगर 4s में से दो चले जाते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। उसके साथ साथ अगर अगेन 4s के दो, उसके साथ साथ डी का एक अगर निकाल दिया, क्या अगर एक वहां पे निकाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, दैट्स अ +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, मतलब +2 एंड +3। ओके, दीज टू ऑक्सीडेशन स्टेट आर ऑब्जर्व। क्या दो ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे क्या हो गया, ऑब्जर्व हो गया। वैसे ही आप यहाँ पे वैरिंग डिसाइड कर सकते हैं, +2 +3 +4। ओके, अगेन ये लेते हैं तो अगेन +2 टू +5 है। अगर क्रोमियम लेते हैं तो +1 टू +6 है। अगेन देखो, क्रोमियम के लिए एंड कॉपर के लिए ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। क्या मोर स्टेबल, या वहां पे आप कंसीडर कर सकते हो। ओके, उसके बाद में ऐसे ही सभी के सभी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे दिए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे जनरल ट्रेंड अगर देखते हैं तो स्कैंडियम टू मैग्नीज,
द ऑक्सीडेशन स्टेट आर इंक्रीजिंग, क्या स्कैंडियम टू मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट आर इंक्रीजिंग, एंड जैसे ही मैग्नीज आता है दैट्स मैक्सिमम शोज +7, एंड +7 के बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब अपना मिड जो है वो क्या है, मैग्नीज है, क्या है, मिड जो है वो मैग्नीज है। जैसे जैसे हम मैग्नीज से जिंक की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता जाएगा, वहां पे कम होता जाएगा, क्या कम होता जाएगा। ओके, अगेन तो बेसिकली ये वहां पे हम वहां पे डिसाइड करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो क्या कर सकते हैं, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल। ओके, किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है तो एस ऑर्बिटल में कितने मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स है या कितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे आप डिसाइड कर सकते हैं। वही अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लेते हैं तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन बी सबशेल, ओके, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल। ओके, दोनों के अगर सम करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो ये ऑर्बिटल डायग्राम बताया है, देखो। ओके, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड। ओके, तो उस तरीके से अगेन ये क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। ओके, उसके बाद में रेडिया अगर हम लेते हैं तो रेडिया में क्या होता है, जैसे कि इस तरीके का ये ऑब्जर्व होता है, इस तरीके का ये ऑब्जर्व होता है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो स्कैंडियम है, देखो, स्कैंडियम टू क्रोमियम, ओके, क्रोमियम या ये निकेल तक, क्या निकेल तक, ये जो वैल्यूज है दे अप्रोक्सीमेटली सेम। मतलब आप अगर आपको रेडिया याद रखना है तो बस ये उल्टा कटोरा याद रख सकते हो। ओके, या बाउल याद रख सकते हो। ओके, बाउल का पहला कॉर्नर है स्कैंडियम, उसके बाद में क्या है, दैट्स द मैग्नीज, या क्रोमियम भी ले सकते हो, क्रोमियम ले लो। ओके, थोड़ा बहुत चेंज है। ओके, बाकी तो वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली क्या है, दैट्स निकेल एंड जिंक। ओके, तो इस तरीके से ये जो ट्रेंड है ये वहां पे ऑब्जर्व होता है, मतलब डिक्रीज, मतलब पूरा डिक्रीज नहीं है, क्या पूरा डिक्रीज नहीं है। ओके, पहले थोड़ा शार्प डिक्रीज होता है, उसके बाद कांस्टेंट रहता है, उसके बाद वो इंक्रीज होता है, क्या वो उसके बाद इंक्रीज होता है। ओके, तो ये बेसिकली उसका ट्रेंड है, किसका ट्रेंड है, दैट्स एटॉमिक साइज का ट्रेंड है। पहले डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज होता है। देखो, पहला प्रॉपर्टी हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल देखा, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, उसके बाद में एटॉमिक रेडिया देखा, क्या एटॉमिक रेडिया देखा। ओके, एंड तीनों में भी कांस्टेंट जो है वो वहां पे ऑब्जर्व नहीं होता। उसके बाद में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अभी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है बेसिकली हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वहां पे लेते हैं, क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम वहां पे लेते हैं। अगेन ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम लेते हैं, ओके,
तो देखो बेसिकली यहाँ पे अगेन जो ट्रेंड है, ट्रेंड कुछ इस तरीके का ऑब्जर्व होता है। टिटेनियम टू क्रोमियम इंक्रीज होता है, बाद में मैग्नीज तक डिक्रीज होता है, उसके बाद में अगेन वो क्या करता है, ऑब्जर्व वैल्यूज है यहाँ। ओके, अगेन दैट्स फॉर द, मतलब हम इसके लिए भी अभी अगेन क्या करेंगे, वी कैन जस्ट रिमेम्बर द एम। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, बस एम एम जो है वो एम वहां पे याद रखेंगे। ओके, लेकिन बस पॉइंट्स अलग अलग है, देखो। ओके, क्या पॉइंट्स अलग अलग है। ओके, और अगर पॉइंट्स अलग अलग है मतलब थोड़ा ये है, दैट्स द टिटेनियम, ओके, क्रोमियम, मैग्नीज, हाईएस्ट में क्या है, कॉपर है, एंड लास्टली क्या है, जिंक है। Okay. तो इस तरीके से आपको मतलब हर एक इसके लिए आपको क्या करने हैं, वहां पे डायग्राम्स बनाने हैं, और डायग्राम से ही आपको डायग्राम से ही आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, तो बेसिकली अगेन इट इज फॉर द एसआरपी, दैट्स द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखते टाइम क्या देखा था कि जो भी आईयूपीएसी है, आईयूपीएसी ने क्या इस्तेमाल करने को बोला, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वहां पे इस्तेमाल करने को बोला। ओके, तो ये कुछ वैल्यूज है, अगेन वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली किसका ज्यादा है किसका कम है ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्या ये याद रखना। ओके, एंड इसी से वहां पे क्या डिसाइड होता है कि कौन लॉस करेगा कौन गेन करेगा। ओके, उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी अगर हम लेते हैं, ओके देखो, E0 जो है डिक्रीजिंग टेंडेंसी है टू फॉर्म द डाइवेलेंट कैटायंस अक्रॉस द सीरीज। ओके, देयरफॉर जनरल ट्रेंड अगर लेते हैं तो लेस लेस निगेटिव वैल्यूज है, इज रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, तो Hello. यस, Excuse me, sir. Sir, screen is not visible. नाउ इट इज विजिबल। Yes, sir. Thank you. वेलकम बेटा। ओके, तो हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे, देखो अगर ये जो केमिकल रिएक्टिविटी अगर हम लेते हैं तो जैसे हमने पोटेंशियल देखा, पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली ही केमिकल रिएक्टिविटी वहां पे फॉलो करती है। ओके, क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी में अगेन क्या है, दैट्स टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन और गेन द इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये यहाँ पे अगेन पोटेंशियल के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्या करता है, पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, देखो ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ओके, इसके लिए आपको अगेन एक फॉर्मूला ही याद रखना है। वो जो फॉर्मूला है, दैट्स mu इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। ओके, अब ये जो n है, n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, क्या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर आप कितना कितनी भी कोशिश कर लो, क्या कितनी भी कोशिश कर लो, ओके, हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है ना, ओके, वो ज्यादा से ज्यादा 1 से लेके 1 2 3 4 5 एंड मैक्स टू मैक्स 6। ओके, इससे ज्यादा आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, एक काम करना है, जो एन का वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर दो। ओके, एंड इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू फाइंड आउट कर दो। मतलब जैसे ही आपको जैसे ही वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन का काउंट मिल गया, ओके, ऑटोमेटिकली आप डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन आंसर बता सकते हो, क्या विदाउट कैलकुलेशन आंसर बता सकते हो। ओके, बस आपको क्या करना है, इन 6 वैल्यूज का आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखना है। ओके, अगर देखो जैसे कि अगर 2 के लिए हम लेते हैं, क्या 2 के लिए अगर लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। और अगर स्क्वायर रूट 8 आता है तो इसका मतलब क्या है, 4 रूट 2 आगा 2 आ गया। और अगर 4 रूट 2 मतलब 4 इंटू 1.414 होता है रूट 2 का वैल्यू। और अगर इसका 4 टाइम्स अगर कर देंगे, 4 रूट 2 का वैल्यू, और अगर इसका 4 टाइम्स अगर कर देंगे, 4 रूट 2 का वैल्यू, और अगर इसका 4 टाइम्स अगर कर देंगे, 4 रूट 2 का वैल्यू, और अगर इसका 4 टाइम्स अगर कर देंगे,
कुछ तो गड़बड़ हो गया। हाँ, 1.414, ये गलत हो गया है, एक मिनट। देखो, अब देखो, रूट 2 आ गया, रूट 8 आ गया क्या, रूट 8 आ गया। और अगर रूट 8 आता है, क्या आता है, रूट 8 अगर आता है, ओके, तो देखो 9 का स्क्वायर रूट कितना है, 3 है। ओके, क्या 9 का स्क्वायर रूट कितना है, 3 है। और अगर 9 का स्क्वायर रूट 3 है, रूट रूट 9 इज इक्वल टू क्या है, 3 है। इसका मतलब रूट 8 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 से कम होगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 2.82। ओके, क्या 2.8। अब देखो, दो इलेक्ट्रॉन्स है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 2.82 है। मतलब अगर दो इलेक्ट्रॉन्स आपको कहीं मिलते हैं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 2.82 होगा। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर सपोज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो हम उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक बोलते हैं। ओके, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन से हम मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वहां पे डिसाइड कर सकते हैं। देखो, ये जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं। ओके, मतलब यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे तो अप टू 5 तक ही है, क्या अप टू 5 तक ही है, तो यही वैल्यू आप याद रख के हर बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, बाकी जो है इसका नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे हम। ओके, बाकी मंडे को आपका टेस्ट है। ओके, तो बेस्ट लक फॉर द टेस्ट। और कुछ डाउट है आपको? यस। ओके, रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट।